चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया स्टैंडर्ड में स्टार्ट करें IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट और रिपोर्टिंग पीरियड भी इसको कहा जाता है। अच्छा, हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में हम उसकी एग्जाम वेटेज को जरूर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी किया, IAS 16 में भी किया, IAS 10 इसकी भी हम एग्जाम इंपॉर्टेंस से बात कर लेते हैं कि इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वेटेज है और क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, IAS 10 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू F7। पहली बात सर, क्यों? क्योंकि IAS 10 अकेला क्वेश्चन नहीं आता, इसके साथ एक और स्टैंडर्ड जो लिंक्ड है, कनेक्टेड है और उसको नॉर्मली साथ पढ़ा जाता है, उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 37। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, IAS 10 एंड IAS 37 दोनों को हम इंशाल्लाह पैरेलल पढ़ेंगे। IAS 10 और 37 करने के बाद फिर हम किट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो IAS 10 एंड IAS 37 का एक कंबाइंड क्वेश्चन आता है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर IAS 10 एंड 37, देखो मैं IAS 10 को आइसोलेटली नहीं देख सकता, मैं जो भी बात करूंगा, जो भी वर्ड यूज करूंगा, IAS 10 और 37 की बात करूंगा। IAS 10 और 37 से एग्जामिनर बहुत फ्रीक्वेंटली सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन पूछता है और सेक्शन बी के अंदर एक पूरा केस इससे रिलेटेड वो कंस्ट्रक्ट करता है। इट मींस के पूरा केस का मतलब है कि कितने मार्क्स का केस हो गया, वो 10 मार्क्स का। यानी कि पिछली अटेम्प्ट्स को अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो IAS 10 और 37 से मिला के उसने एक OT केस लाजमी पूछा है, और नहीं तो ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स के अंदर वो लाजमी पूछता है। तो यूं समझ लें कि अगर मैं बहुत सेफ साइड होके IAS 10 और 37, देखो फिर मैं कह रहा हूं, मैं IAS 10 की एग्जाम वेटेज नहीं बता सकता क्योंकि वो अलग से टेस्ट नहीं किया जाता, वो हमेशा जब भी आया 37 के साथ मर्ज होके आया। तो 10 और 37 दोनों स्टैंडर्ड की कलेक्टिव अगर मैं एग्जाम वेटेज की बात करूं, दैट इज अराउंड 8 to 10%। 8 to 10% का मतलब है दैट इज 8 to 10 मार्क्स। अगर वो सेक्शन बी में नहीं पूछता तो सेक्शन ए के अंदर 2-3 MCQs लाजमी पूछेगा, और 3 MCQs का मतलब ये दैट इज कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है 3 MCQs का मतलब ही कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स। कई मर्तबा उसने ये भी किया, IAS 37 से रिलेटेड उसने सेक्शन सी के अंदर फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स पूछ ली। तो उसका मतलब ये कि सर ये वो एरिया है जो एग्जाम में 100% टेस्ट होगा। अब कहां टेस्ट होगा ये हमें नहीं पता, मैंने आपको पॉसिबल सिचुएशंस बता दी। सेक्शन बी के अंदर OT केस भी बना के देता है एग्जामिनर, सेक्शन सी के अंदर फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स भी पुट ऑन कर देता है, और सेक्शन ए के अंदर भी बाज़ औक़ात वो 2-3 MCQs पूछ लेता है। तो इसका मतलब ऑन अ सेफ साइड 10 और 37 की मिला के अगर एग्जाम वेटेज देखो तो दैट इज अराउंड 8 to 10%, यानी कि 8 से 10 मार्क्स का ये सेफली टेस्ट किया जाता है पेपर के अंदर। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो ये पहले तो मैंने आपको बता दी इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस, एग्जाम वेटेज की एग्जाम के अंदर किस तरीके से इसको या कितना टेस्ट किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सर IAS 10 वो स्टैंडर्ड है जो आपने F3 लेवल पे भी पढ़ा हुआ है। सर हमने IAS 16 भी पढ़ा हुआ था, एंड यू डेफिनेटली ऑब्जर्व कि IAS 16 जो आपने पढ़ा था, ठीक है वो हमने रिकॉल तो किया, लेकिन दैट वाज नॉट लिमिटेड टू दी F3 लेवल। हमने कुछ एडिशनल वे आउट गए, जैसे कि हमने रिवैल्यूएशन के अंदर बहुत सारे केसेस देखे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के अंदर, अपवर्ड रिवैल्यूएशन के अंदर, P&L को क्रेडिट किया, डेबिट किया, चार्ज किया, रिवर्स किया। तो ये सारी सिचुएशन F3 लेवल पे नहीं थी। डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली F3 लेवल का नहीं था, किट के क्वेश्चंस को आपने किया, थोड़ा सा रियलाइज हो गया। IAS 10 की अगर मैं बात करूं तो IAS 10 का जो आउटलाइन है, जो कोर्स आउटलाइन है, जो हमारे पेपर का पार्ट है, वो एज इट इज F3 लेवल का, यानी कि इसमें हमें कुछ भी एडिशनल नहीं पढ़ना। हर वो चीज जो हमने F3 लेवल पे कवर की थी वही सारी चीजें F7 लेवल के ऊपर भी एग्जामिनर टेस्ट करेगा और उसी लेवल तक टेस्ट करेगा, क्योंकि हमने F3 लेवल के अंदर जो IAS 10 पढ़ा दैट इज अ कंप्लीट स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड, यानी कि हमने उसमें कुछ छोड़ा नहीं था, वो आपके पूरा कोर्स का पार्ट था F3 के अंदर। तो हमने F3 के अंदर IAS 10 पूरा कवर कर लिया, और वही IAS 10 रेप्लिका के साथ F7 में भी अवेलेबल है, और वो उसी लेवल के ऊपर है, उसी आपके पास क्वांटम के साथ है, उसी आपके पास साइज के साथ है, उसके अंदर कोई और चीज हमारे पास इंक्रीज या इनहेंस नहीं हुई, पहली बात। लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, थोड़ा सा क्वेश्चंस के पूछने का अंदाज डिफरेंट होगा, वर्डिंग्स थोड़ी डिफरेंट होंगी, क्वेश्चंस के सिनेरियोस थोड़ा सा अलग तरीके से एग्जामिनर फ्रेम करता है। खैर वो जब हम किट के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे उसको आइडिया कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? हाँ, लेकिन इसके बाद जो मैं स्टैंडर्ड कराऊंगा ना IAS 37, IAS 37 का 30% एरिया या 40% एरिया वो होगा जो हमने F3 में किया है, लेकिन रिमेनिंग 70% एरिया इज डिफरेंट।
जो आपने F3 लेवल पे डिस्कस या आपने उसको कभी कंसिडर नहीं किया, तो F3 लेवल और F7 के अंदर IS 37 में एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन IS 10 में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इवन आपको शायद ये लगेगा जब IS 10 स्टार्ट करेंगे तो आपका रिविजन हो रहा होगा, अगर आपको याद है तो, क्योंकि रिवीजन तब होता है जब कुछ याद हो। तो अगर आपको याद होगा तो इंशाल्लाह वो आपका रिवीजन होगा, तो F3 का जो IS 10 है वो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब मैं IS 37 पे जाऊंगा तो वो एक बिल्कुल नई कहानी होगी, इसके अंदर नई एडजस्टमेंट, नई चीजें हमें इसके अंदर सीखनी होंगी। चलें आज जरा IS 10 का हम स्टार्ट करते हैं, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड या रिपोर्टिंग डे। और क्योंकि आप लोग पढ़ के आ रहे हैं माशाल्लाह चीते और चीतियां हैं एज द केस में भी, तो मैं भी आप लोगों से कुछ ना कुछ चीजें इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करूंगा। हंस रहे आप लोग? चले आज जरा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। पहले थोड़ी सी हम कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की थोड़ी सी कहानी समझते हैं जरा। सर मेरे पास अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का एक रिपोर्टिंग पीरियड होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग पीरियड। और रिपोर्टिंग जो पीरियड होता है दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कितने महीने? 12 महीने। ऐसे ही ना, यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड जो होता है वो कितने महीने का होता है? नॉर्मली 12 महीने। कुछ कंपनी हाफ ईयर रिपोर्टिंग भी करती है, लेकिन यूजुअली नॉर्मली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग, जो कंपनी का रिपोर्टिंग पीरियड होता है वो कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स। तो अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑन 1st of January 2008। 1st of January 2008 पे अगर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, सो डेफिनेटली इट विल बी एंडिंग ऑन 31st of December 2008। सही कह रहा हूं मैं? ये यानी कि कंपनी का जो रिपोर्टिंग पीरियड है, रिपोर्टिंग आपके पास ईयर है, अकाउंटिंग ईयर है, दैट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। 1st जनवरी को स्टार्ट हो रहा होगा, 31st दिसंबर 2008 पे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा होगा। सर इस दौरान हम कर क्या होते हैं? डिफरेंट ट्रांजैक्शंस अराइज होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे होते हैं? सर मुझे एक बात बताएं, ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स, BOD, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट कर रही है। कौन कर रही है? ये मैनेजमेंट। हमें पता है एज अ बेसिक्स कि सर कंपनी की जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो कौन ले रहा होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज द मैनेजमेंट। डे टू डे डिसीजन मेकिंग कौन ले रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट इज द मैनेजमेंट। और कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, और कंपनी की डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि थ्रू आउट द ईयर जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई, जो भी डे टू डे डिसीजन मेकिंग हुई, ऑल दीज एक्टिविटीज वर डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसने की सारी एक्टिविटीज? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। सर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31st दिसंबर 2008 अब होगा क्या? सर हम यहां पर बनाएंगे, क्या बनाएंगे यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाएंगे हम? अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा? शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट। कौन बनाएगा ये? तो पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पे पता चली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय board of director, or we can say that in a broader sense management. I repeat, financial statements are prepared by management. अच्छा, during the year all activities were done by management. वो भी सब किसने किया? मैनेजमेंट ने। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्रिपेयर कर ली। जिस डेट पे, गौर से सुनिएगा मेरे अल्फाज, जिस डेट पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, जिस डेट पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, कौन बनाता है? मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जिस डेट पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है उस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं इसको? तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। एक मर्तबा एग्जामिनर ने डेफिनेशन पूछी, which of the following correctly describes the date of reporting? उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए। जिस दिन AGM होती है, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, जिस दिन सर डेट ऑफ रिपोर्टिंग की IS की वर्डिंग व्हाट इज डेट ऑफ रिपोर्टिंग? डेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। याद रहिए, तो उस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ रिपोर्टिंग। अच्छा, अब ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना दी। लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर P&L 3.5 मिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। नाउ यू गाइस बीइंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, क्या आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, वुड यू गाइस ट्रस्ट ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्यों नहीं करेगा? अबे क्यों नहीं करेगा? तुझे पता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? पता है तुझे? बताओ मैं, कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? ये कौन है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। कौन है ये? सर ये ACCA और CA क्वालिफाइड हैं।
क्या तुझे इनकी काबिलियत के ऊपर शक है? मतलब अच्छा तू भी मतलब ऐसे ही बनेगा? सर क्यों ट्रस्ट नहीं करेंगे? सही कह रहा है सर, हो सकता है कि देयर माइट बी अ चांस ऑफ फ्रॉड और इवन एरर, ऐसे ही है ना, हो सकता है। मैं ये नहीं कहता चलो कि डायरेक्टर चोर है, मैं नहीं कहता डायरेक्टर, लेकिन गलती के चांसेस भी तो है ना। तो इट मींस क्यों गलती के चांसेस क्यों है? मुझे पता है पूरा साल ट्रांजैक्शंस किसने परफॉर्म की? मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी किसने करवाया? मैनेज डायरेक्टर्स ने। उनकी सुपरविजन भी किसने की? मैनेजमेंट डायरेक्टर ने। और एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसने बनाई? मैनेज। तो इसका मतलब गलतियों के और एरर्स के, फ्रॉड के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब करें क्या? तो सर हम करेंगे क्या? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम वो करवाएंगे, वो क्या? वेरी गुड, क्या करवाएंगे हम? ऑडिट। सर ये जो ऑडिट करेगा उसके लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? गैर शादीशुदा। मतलब तो यही है वैसे। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जिसके ऊपर किसी का कोई इन्फ्लुएंस, और नॉर्मली वो गैर शादीशुदा ही होते हैं। लेकिन यहां पर हमारे इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब क्या है? इट शुडंट बी द पार्ट ऑफ, दैट पर्सन शुडंट बी द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड इट शुडंट बी द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ना वो मैनेजमेंट का पार्ट होगा और ना ही वो शेयर होल्डर। इंडिपेंडेंट, थर्ड पार्टी। सर यहां पर हमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाना पड़ेगा और उस इंडिपेंडेंट पर्सन को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? ऑडिटर। क्या बुलाते हैं हम इसको? ऑडिटर। खैर सर हमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराना है। सर ये ऑडिट में करेगा क्या? नथिंग यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। क्या करेगा? एग्जामिन करेगा। क्या करेगा? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड ऑडिट। यानी कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। अब ये जो वेरिफिकेशन या जो एग्जामिनेशन होगी ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, इट वुड टेक अ टाइम। और नॉर्मली अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो नॉर्मली 2.5 to 3 मंथ्स का टाइम लगता है। कितने महीने का टाइम लगता है? 2.5 से 3 महीने के अंदर नॉर्मली ये ऑडिट कंप्लीट किया जाता है। 2.5 से 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20th of March 2009, सही लिखा मैंने? 20th of March 2009, जनवरी, फरवरी और मार्च की 20 तारीख को ऑडिट कंप्लीट हो गया। मार्च की 20 तारीख को ऑडिट कंप्लीट हो गया, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया। किसने चेक किया, किसने वेरीफाई किया? ऑडिटर ने। अच्छा खैर, अब सुनिएगा जरा गौर से, इधर कंसंट्रेट कीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, मैं टाइम दूंगा। 20th मार्च 2009 को जब इसका ऑडिट कंप्लीट हो गया, इसके बाद 3-4 दिन बाद या 8 दिन बाद या 10 दिन बाद एक महफिल लगाई जाती है। ना गलत महफिल में चले गए। एक महफिल लगाई जाती है 31 मार्च 2009। इस महफिल का नाम होता है BOD मीटिंग। कौन सी मीटिंग होती है ये? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है। गौर से सुनिएगा जरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी, लेट्स से ऑन 31 मार्च 2009। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। क्या वर्ड निकला मेरे मुंह से? नहीं, ऑडिटर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। क्या प्रेजेंट करेंगे? हाँ, अब क्या वर्ड निकला मेरे मुंह से? हाँ, अब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत कहना। ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब ये? ऑडिटेड। क्यों? अगर मैं कहूं कि सर इस डेट पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई, ये आपके पास जो अकाउंट्स बनाए गए, ये कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहलाते हैं ये? फिर इसके बाद 31 मार्च 2009 पे इस BOD की मीटिंग के अंदर प्रेजेंट की जाएगी। क्या प्रेजेंट की जाएगी? AFS स्टैंड्स फॉर फालतू नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। AFS स्टैंड्स फॉर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? What is the difference between the financial statement and audited financial statement? Sir, audited financial statement, it's a verified financial statement by an independent person known as auditor. क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? खैर, अब ये audited financial statement प्रेजेंट की जाएगी। अब इसको जब प्रेजेंट किया जाएगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिव्यू करेंगे।
कि हमारी ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या चेंजेस हुई। डेफिनेटली ऑडिटर ने कुछ चेंजेस की होंगी, कुछ चीजें गलत हुई होंगी तो उसको सही कराया होगा, कुछ एरर्स होंगे तो रेक्टिफाई कराया होगा, कुछ फ्रॉड होंगे, कुछ धोखे होंगे तो उनकी भी हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट की होंगी। खैर ये सब करने के बाद ये बन गई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रेजेंट कर दी गई। सर अब ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये वेरीफाइड अकाउंट्स है, अब ये डिस्पैच किए जाएंगे, दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे? शेयर होल्डर्स को। किसको दिए जाएंगे? अब डायरेक्टर्स करेंगे क्या? गौर से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। डायरेक्टर्स यहां पर दे देंगे अप्रूवल। क्या दे देंगे? अप्रूवल नहीं, ऑथराइजेशन। क्या दे देंगे? ऑथराइजेशन। किस बात की ऑथराइजेशन दे देंगे? ऑथराइजेशन फॉर द इशुएंस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शेयर होल्डर्स। क्या मतलब? क्या मतलब सर? उर्दू में समझाएं। उर्दू में समझाएं, क्या लिखा इंग्लिश में? देख भाई इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल गिव द अप्रूवल, ऑथराइजेशन दे देंगे। किस बात की ऑथराइजेशन? जाओ जाओ दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको दे दो? शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दो। दैट इज, ये आपके पास क्या? दैट इज द ऑथराइजेशन फॉर द इशुएंस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द शेयर होल्डर्स, कि आज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच कर दी जाए। किसको डिस्पैच कर दी जाए? शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दी जाए। जिस डेट पे ये ऑथराइजेशन मिल रही है, गौर से सुनना, जिस डेट पे ये ऑथराइजेशन मिल रही है इस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ ऑथराइजेशन। इस डेट को हम क्या कहते हैं? डेट ऑफ, सर डेट ऑफ रिपोर्टिंग की क्या डेफिनेशन बताई थी? The date at which the financial statements are prepared by management. Date of authorization की definition क्या है? The date at which the audited financial statements are authorized by board of directors for the issuance to। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? दो तरह की डेट्स है। कितने तरह की डेट्स हैं? दो तरह की डेट्स होती हैं। वैसे भी डेट्स दो तरह की होती है, एक खजूर और एक तारीख। एक खजूर और एक एरर। Naughty boy, you are going somewhere else, हैं? We are waiting for February। अच्छा सर, दो तरह की डेट्स है, दो तरह की हमारे पास डेट्स है। एक है डेट ऑफ रिपोर्टिंग और दूसरी क्या? डेट ऑफ ऑथराइजिंग। हम शरीफ, हम पढ़ने वाले लोग हैं ना, तो हमारे लिए डेट दो तरह की, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन। डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन इज द डेट at which the audited financial statements are authorized by board of directors for the issuance to the। क्या ये बात याद रहेगी इसके अंदर? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा एक और बात, फिर आराम से इसको नोट कीजिएगा। ये आगे डेट ऑफ ऑथराइजेशन। सर एक महफिल का नाम किसी ने मुंह से निकला था, किसी ने बोल दिया था, क्या बोला था? AGM। ऐसे ही AGM। सर ये AGM कब होता है? ये कब होता है? ये होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद, तकरीबन 20 दिन 25 दिन या महीना भी लग जाता है नॉर्मली। ये AGM की मीटिंग अनाउंस की जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 31 मार्च को भी, फॉर एग्जांपल 24 ऑफ अप्रैल 2009 पे एक और महफिल लगाई जाएगी और उस महफिल का नाम होगा AGM। AGM स्टैंड्स फॉर, आओ गले मिले, वेरी गुड, एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बात सुन रही है इसके अंदर? तो AGM नॉर्मली कब होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाद। क्या बात सुन रही है इसके अंदर? यहां तक क्लियर है? इसको पहले यहां तक नोट करें, फिर हम इसके बाद IAS 10 को लिंक करेंगे। याद रहे, मैंने भी IAS 10 नहीं समझाया, मैंने भी IAS 10 स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने तो अभी सिर्फ आपको कंपनी का एक स्ट्रक्चर बताया है कि कंपनी का नॉर्मली किस तरीके से एक स्ट्रक्चर है जो वर्कआउट कर रहा होता है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है और अभी मैं इसको IAS 10 से लिंक करूंगा। पहले यहां तक इसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा आप सुनिएगा जरा प्लीज। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर देखा। सर अब IAS 10 है क्या? IAS 10 है क्या? गौर से सुनिएगा आप जरा। IAS 10 हमसे ये कहता है कि अगर कोई इवेंट होता है, अगर कोई इवेंट होता है, कब? अगर कोई इवेंट होता है डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद। एक मिनट, डेट ऑफ रिपोर्टिंग का है ये रही, ऐसे ही है। अगर कोई इवेंट होता है, अराइज होता है कब? डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले। डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले, यानी कि इस दौरान 31 अब दिसंबर से लेके 31 मार्च तक, ये मैंने एक टेंटेटिव डेट रखी है। डेट डेफिनेटली चेंज हो सकती है,
लेकिन इस दौरान डेट ऑफ रिपोर्टिंग से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन इन बिटवीन अगर कोई इवेंट होता है, हाउ टू अकाउंट फॉर दैट इवेंट, ये IAS 10 बताएगा। आई रिपीट माय वर्ड्स, मैंने क्या कहा? इफ एनी इवेंट दैट अराइजेस आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। आई रिपीट, क्या कहा मैंने? एनी इवेंट दैट अराइजेस, कब अराइज हो? आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बट बिफोर द डेट ऑफ authorization. How to account for those events, how to account for those events will be told by IAS 10. कैसे करना will be explained by IAS 10. कौन करेगा ये? कौन explain करेगा ये? IAS 10 बताएगा। तो IAS 10 क्या कह रहा है? IAS 10 का टाइटल पढ़ो। IAS 10 का टाइटल क्या है? इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? कौन से इवेंट्स? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। लेकिन ये इनकम्प्लीट टाइटल है सर, आप भूल गए ना? अबे मैं भूला नहीं, ये स्टैंडर्ड का नाम ही इनकम्प्लीट रखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन में इसको कंप्लीट किया गया है। क्या कहता है? IAS 10 का टाइटल है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। क्या कहता है? एनी इवेंट दैट अराइजेस आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, हाउ टू अकाउंट फॉर दोज इवेंट्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन IAS 10। तो IAS 10 हमें इन इवेंट्स को रिकॉर्ड करना सिखाएगा। पहली बात, इसका स्कोप बताया मैंने। सर इसका स्कोप डेट ऑफ रिपोर्टिंग से ऑथराइजेशन तक ही क्यों? सर क्योंकि तब तक कहानी आपके हाथ में, अकाउंट्स आपके कंट्रोल में है। ऐसे ही ना, यानी कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग से लेके डेट ऑफ ऑथराइजेशन तक अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो कहानी आपके कंट्रोल में है, अकाउंट्स आपके पास मौजूद है, मैनेजमेंट के कंट्रोल में। आप जो चेंजेस करना चाहें इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑथराइज्ड, सेफ क्या कहा मैंने? वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑथराइज्ड फॉर द इश्यूएंस टू द शेयर होल्डर्स, और जहां ये शेयर होल्डर्स को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच कर दी, बस कहानी खत्म। अब तुम्हारे हाथ से कहानी निकल गई, अब तुम्हारे हाथ में ये अकाउंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बाद अब कहानी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो IAS 10 कहता है कि एनी इवेंट दैट अराइजेस फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टिल द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, मैं तुम्हें गाइड करूंगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कंट्रोल में है, तो हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजेस या अपग्रेड कर सकते हैं। बट वंस द डेट ऑफ ऑथराइजेशन इज अनाउंस्ड, या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को डिस्पैच कर दी, अब कंट्रोल में नहीं है, तो उसका मतलब उसके बाद के इवेंट्स के लिए IAS 10 एप्लीकेबल या रेलेवेंट नहीं है। पहली बात। सर एक और चीज कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग और डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए IAS 10 की जरूरत क्या है? क्या मतलब? भाई सिंपल है ना सर, मुझे बताएं, डेट ऑफ रिपोर्टिंग से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। भाई अगर आपने कोई गोडाउन के अंदर आग लग गई तो ठीक है, लग गई, बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर। भाई लगाने वाले ने लगा दी, क्या? हाँ, कहां पर? गोडाउन के अंदर। ऐसे ही, और अबे मतलब गोडाउन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन यार, सिंपल सी बात है इसके अंदर। लाइकवाइज अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद कुछ होता है, रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर कोई इवेंट होता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, सिंपल सी बात है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद अगर कुछ हो तो सर उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, उसको पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्यों IAS 10 बेकार में कूदा बीच में? क्यों IAS 10 बेकार में कूदा? IAS 10 कहता है, देख गौर से, मेरे अल्फाज अब गौर सुनना, बहुत बहुत ऊपर से आ रहा है ये, सुनना। IAS 10 ये कहता है, देख लाले, ये इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहा होगा। क्या कहा मैंने? ये इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि ये पिछले साल से रिलेटेड हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा मैंने? कि हो सकता है कि ये इवेंट कब हो रहा है? रिपोर्टिंग डेट के बाद। नो डाउट ये इवेंट कब हो रहा है? रिपोर्टिंग डेट के। तेरा दिल ये कहता है कि सर ये रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहा है, इसको इग्नोर करो। अरे तेरा दिल तो पागल हो चुका है, ये इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हो जरूर रहा है, लेकिन इसका रिलेशन, इसका कनेक्शन हो सकता है कि इसका कोई लिंक प्रीवियस ईयर के अकाउंट से हो। तो इसका मतलब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहा है लेकिन इसका इफेक्ट, इसका इंपैक्ट प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स पे है, तो उसका मतलब मुझे उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट देखना पड़ेगा कि मुझे उसको किस तरीके से डील करना है। तो उसका मतलब ये है कि ये मत कहना आज की बात कि रिपोर्टिंग डेट के बाद जो भी इवेंट हो उसको इग्नोर कर दो, उसको अगले साल में देखेंगे। नहीं, IAS 10 कहता है यही तो तुझे सिखाना है।
कि वो कौन से इवेंट हैं जिसको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपग्रेड करना है और वो कौन से इवेंट है जिसको हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपग्रेड नहीं करना। तो IAS 10 का स्कोप क्या है कि एनी इवेंट दैट अराइजेस आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, हाउ टू अकाउंट फॉर दोज इवेंट्स, इन चीजों को हमें यहां पर समझना है। याद है क्लियर इसके अंदर? अच्छा, इन बिटवीन जितने भी इवेंट्स हो रहे होंगे ना, IAS 10 ये कहता है कि ये तमाम इवेंट्स जो यहां पर हो रहे होंगे इस रिपोर्टिंग डेट से ऑथराइजेशन की डेट के बीच में, इन तमाम इवेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे। इनमें से कुछ इवेंट कहलाएंगे वो क्या, वेरी गुड, कुछ इवेंट्स क्या कहलाएंगे ये, और दूसरे इवेंट्स कहलाएंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई रिपीट सर, जो इवेंट्स यहां पर अराइज हो रहे हैं रिपोर्टिंग डेट के बाद लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले, एनी इवेंट दैट अराइजेस आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन कैन बी क्लासिफाइड एज अ एडजस्टिंग इवेंट और अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या बात समझ इसके अंदर? सर ये एडजस्टिंग क्या है, ये नॉन एडजस्टिंग क्या है? तो आए जरा इसके बारे में IAS 10 से ही पूछते हैं। IAS 10 हमें समझा रहा है कि व्हाट इज एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में सुनिएगा जरा। एडजस्टिंग इवेंट्स हमारे पास क्या है? सर एडजस्टिंग इवेंट्स IAS 10 समझाता है, एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट्स, याद रखना ये वो इवेंट है दैट अराइजेस आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, जो होंगे तो कब, रिपोर्टिंग डेट के बाद। तो क्या कहा, पहली बात क्या गई, एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है, आर दोज इवेंट्स, ये वो इवेंट्स हैं, आर दोज इवेंट्स, ये वो इवेंट्स हैं दैट अराइजेस, जो अराइज होंगे, that arises after the date of reporting, after the date of reporting, होंगे तो ये date of reporting के बाद, लेकिन evidences available at the reporting date, evidences existed at the reporting date। अब समझाता हूं इसका मतलब क्या है। evidences existed at the reporting date, एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है, वो इवेंट जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो, वो इवेंट जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो लेकिन उनके एविडेंसेस। सर क्या मतलब एविडेंसेस का? अरे बाबा, एविडेंसेस का मतलब है उसके हिंट। सर हिंट का मतलब क्या है? अरे बाबा, उसके इंडिकेटर्स। सर एडजस्टिंग इवेंट्स क्या है? वो इवेंट जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो लेकिन उसके कुछ हिंट, indicators, evidences existed at the reporting date, उसके असरात कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते होंगे। तो ऐसे इवेंट जिनके एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते हो उनको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। क्या कहते हैं इसको? सर एग्जांपल अभी देता हूं एग्जांपल, लेकिन पहले हम इसकी पूरी ट्रीटमेंट देख लेते हैं, फिर हम उसकी एग्जांपल देखेंगे जो IAS 10 हमें सिखाई है। सर इन एडजस्टिंग इवेंट्स के साथ करना क्या होगा? एडजस्टिंग इवेंट्स के साथ करना क्या होगा? सर इन एडजस्टिंग इवेंट्स को IAS 10 ये कहता है, अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट आए तो एक काम करना, उन एडजस्टिंग इवेंट्स को तुम रिकॉर्ड कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? रिकॉग्नाइज कर देना। क्या कर देना? क्या कर देना? रिकॉग्नाइज, रिकॉर्ड कर देना। कहां पे रिकॉर्ड कर देना? कहां पे रिकॉग्नाइज कर देना? इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? विच इज अंडर कंसिडरेशन, जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। क्या मतलब? सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी फाइनलाइज नहीं हुई, ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको रिकॉग्नाइज कर देना। तो रिकॉग्नाइज करना, रिकॉर्ड करना, या इसको एक और वर्ड भी दे सकते हैं, एडजस्ट करना। कहां पे एडजस्ट करना? इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी यहां तक पहले इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। अभी नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्कस नहीं कर रहा मैं। एडजस्टिंग इवेंट्स आर दोज इवेंट दैट अराइजेस आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और ये वो इवेंट्स होंगे जो रिपोर्टिंग डेट के बाद होंगे, बट एविडेंसेस और हिंट और इंडिकेटर्स ऑफ सच इवेंट्स शैल बी एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट। डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे उसके एविडेंसेस मौजूद होंगे, तो उनके साथ क्या करना है? शैल बी रिकॉर्ड और रिकॉग्नाइज्ड और एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? विच इज अंडर कंसिडरेशन। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? चले सर इस बात को जरा समझाएंगे, एडजस्टिंग इवेंट क्या है। इसको समझाने के लिए मैं क्या समझाऊंगा, IAS 10 ने खुद समझाया, और IAS 10 ने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया
कि इससे रिलेटेड एडजस्टिंग इवेंट को समझाने के लिए इससे रिलेटेड 7 एग्जांपल्स हमें समझाई। कितने एग्जांपल समझाए हमें? 7 से 8 एग्जांपल्स हमें दी और कहा कि ये 7 से 8 एग्जांपल्स है जो तुम्हें एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में समझाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें उन्हीं 8 एग्जांपल्स को फोकस करना है। एग्जाम के अंदर नॉर्मली उन्हीं एग्जांपल्स से रिलेटेड सिनेरियो बनाया जाता है और उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है बताएं कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो इन एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद भी रखना और समझना भी है। आइए जरा पहली एग्जांपल जो IAS 10 ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड की, IAS 10 की पहली एग्जांपल, आइए जरा देखते हैं क्या है, उसको हम पहले यहाँ पे समझते हैं और फिर हम उसको रीड आउट करेंगे। एक कंपनी है, उसका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2017 पे। बोलो बोलो, टेल कौन सी डेट है ये? डेट ऑफ रिपोर्टिंग। इस डेट पे वो होगा, वो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। यहां तक क्लियर है क्या ना? अच्छा सर, कहानी कुछ यूं भी कि ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, one of the customer has filed a suit against the company. suit फाइल किया हुआ है। सूट का मतलब अबे लिटिगेशन क्या फाइल की हुई है? लिटिगेशन। अब ये क्या? अबे कोर्ट केस। One of the customer or one of the supplier has filed a suit against your company, litigation against your company, क्या? कोर्ट केस अगेंस्ट योर कस्टमर। ऐसे कि कस्टमर ने या सप्लायर ने आपकी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दिया है। ऐसा क्यों किया भाई? सब आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, खिलाफ वर्जी कॉन्ट्रैक्ट की क्या की आपने? खिलाफ वर्जी। ब्रीच का मतलब क्या होता है? दैट इज दी खिलाफ वर्जी। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या आपने कोई बदतमीजी की है जिसकी वजह से उस कस्टमर या सप्लायर ने आपकी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस फाइल कर दिया ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सर कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, आज ईयर एंड आ चुका है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, वी आर अबाउट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्या बनाने जा रहे हैं आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो नॉर्मली 2 चीजें हमारे जहनों में क्लिक करती हैं। 2 चीजें बनाते हैं, वैसे तो 5 होती है लेकिन 2 चीजें बहुत अपेरेंट है। क्या? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। वैसे तो 5 है, हम सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं? 5। लेकिन हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे जहनों में 2 चीजें बहुत अपेरेंट, बहुत फोकस करती हैं। वो क्या? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। खैर, सो जब मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने गया तो हमें पता है कि हम IFRS को फॉलो करते हैं और IFRS के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उनकी कंप्लायंस हमारे लिए मैंडेटरी है। उन्हीं रूल्स में एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्सेप्ट है। उस प्रिंसिपल, उस रूल, उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उन्हीं रूल्स, उन्हीं प्रिंसिपल्स, उन्हीं लॉज के अंदर एक और लॉ है, एक और कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्या नाम है उसका? क्या होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। कह रहा है जो एक्सपेंसेस आपने कर लिए हैं, इनकर हो चुके हैं, आप उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर दो। पेमेंट हुई या नहीं हुई, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे ही है ना? यानी कि क्या कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट? क्या कहते हैं? जितना इस्तेमाल करें उतना, हाँ विश्वास नहीं, उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करें इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट। आपने पेमेंट की, वेल एंड गुड, नहीं पेमेंट की तब भी मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेरे अभी इस स्टैंडर्ड में जो मेन पंच लाइन है वो क्या है कि एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट इज मेड। पेमेंट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो तब भी एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। ये आर्ग्यूमेंट मत देना सर पैसे नहीं दिए तो मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया ना, ना बिल्कुल भी ना। आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, पेमेंट कर दी बहुत अच्छी बात है, नहीं की तब भी आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये बात याद रहेगी इसके अंदर। ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब आते एक और है, एक और इसका भाई है बड़ा भाई, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर 3 रूल्स हैं। कितने रूल्स हैं? कितने रूल्स हैं? 3। पहला रूल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का पहला रूल है एसेट्स एंड रेवेन्यूज। क्या वर्ड यूज किया? एसेट्स एंड रेवेन्यूज should not be overstated. Number 2, liabilities and expenses should not be understated. और तीसरा रूल जो हमारे लिए भी रेलेवेंट है, क्या?
future expected losses shall be recorded. क्या मतलब सर? ये बाकी के दो रूल्स हम IAS 37 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर तुझे कोई फ्यूचर का लॉस नजर आ जाए तो उसके होने का इंतजार मत कर, आज ही रिकॉर्ड कर ले। सर कोई एग्जांपल दीजिए ना। अरे बाबा, प्रोविजन फॉर बैड डेट याद है? प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या था? प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या था? प्रोविजन फॉर बैड डेट में क्या था कि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ये अमाउंट रिकवर नहीं कर, शायद भाई थे ना, शायद भाई क्या कह रहे थे कि हो सकता है लॉस हो सकता है लॉस ना हो, लेकिन फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस था तो इन्हें खुशी खुशी एंट्री बनाई, क्या? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट। तो उसका मतलब ये फ्यूचर का एक्सपेक्टेड लॉस था। कौन सा लॉस था ये? तुमने रिकॉर्ड किया। क्यों रिकॉर्ड किया? बिकॉज इन कंप्लायंस ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर का लॉस नजर आ जाए, उसके अराइज होने का इंतजार मत करो, तुम उस लॉस को रिकॉर्ड कर लो। दो बातें अब आपने अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, फ्यूचर का लॉस नजर आ जाए रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस अगर अराइज हो जाए तो रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये दो बातें याद रहेंगी। अब आते हैं इस कोर्ट केस पर। सर कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स आज चल रही हैं, अभी डिसीजन नहीं आया, प्रोसीडिंग्स चल रही है, लिटिगेशन इन प्रोसेस है। अब मैंने अपने लॉयर से पूछा कि ए लायर और लॉयर सिनोनिम्स है, एक ही बात है, दोनों झूठे हैं। ए लायर, मुझे एक बात बता कि कोर्ट केस से रिलेटेड क्या मामला हैं? कह रहा है कि सर आपने माशाल्लाह से जो बदतमीजी की है, आतंक, कांट इमेजिन, मतलब आपके जैसा बदतमीज इंसान मैंने नहीं देखा। आपने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अबे क्या कर रहा है, मारने के लिए उड़ा देता। तो सर आपने जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है, मैं बहुत कंफर्म्ड हूं कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये कौन कह रहा है? ये लायर कह रहा है। ये लायर कौन है? इट्स अ लीगल एक्सपर्ट। कौन है ये? यार आपको लायर को पता होता है कि क्या होने वाला है। ये लायर ही तो था जिसने नवाज अंकल को बोला कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। लायर ही था जिसने नवाज अंकल को बोला कि आपका इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल। ये लायर ही तो था जिसने सऊदी अरब नहीं भेजा, कहां भेजा? लंदन भेजा कि आप वहां पे जाए, वहीं पे आपका इलाज होगा। ये लायर ही तो था कि अभी भी आपकी तबीयत मुनासिब नहीं, अभी आने जैसा नहीं, आपकी तबीयत खराब जैसी लग रही है। तो उसका मतलब ये लायर एक लीगल एक्सपर्ट है। ही नोज वेरी वेल कि आप कब आएंगे और कब कहां जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि लायर को सिचुएशन पता होती है, कोर्ट केस की सिचुएशन पता होती है। तो उसका मतलब ये है कि सर यहां पर जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग आपके पास है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए बैठा हूं, मैंने अपने लॉयर से पूछा कि यार कोर्ट केस से रिलेटेड बताओ। कह रहा है कि सर आप कोर्ट केस हारेंगे। बस क्या कहा लायर ने? क्या कहा? आपको पता है क्या कहा? हाँ, कोर्ट केस हारेंगे। आप उधर थी नहीं, लेकिन कोर्ट केस हारेंगे और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कह रहा तकरीबन 2 मिलियन की पेनल्टी लगेगी। 2 मिलियन की पेनल्टी लगेगी। अब तू मेरी साइड है उसकी साइड है? कह रहा सर जो सिचुएशन नजर आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूं। चल निकल यहां से, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मैंने लॉयर को इग्नोर किया और मैंने यहां पर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं की। होल्ड ऑन, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी, क्योंकि देखो मेरे पीछे कौन खड़े हुए? हाँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और दूसरा कौन है मेरे पीछे? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये मुझे क्या कह रहे हैं? ये मुझे कंटिन्यूअसली क्या कह रहे हैं? ये देख, अगर फ्यूचर का कोई लॉस नजर आ रहा है ना, तो आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको रिकॉर्ड कर ले। अबे यार लेकिन प्रूडेंस भाई, पेमेंट तो नहीं हुई ना यार। अबे तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पेमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं है वैलिड। चल मैं नहीं सुनना दे रही, खैर जाने दे। हमने कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट, कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं, लेकिन दिल ये कह रहा है कि हमें कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया रिकॉर्ड। खैर आगे चलते। हुआ कुछ यूं कि 20 फ़रवरी 2018 सर फैसला आ चुका है, डिसीजन आ चुका है। क्या आ चुका है? डिसीजन, सेटलमेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस का डिसीजन आया है और 1.5 मिलियन की पेनल्टी लाया है। आई रिपीट, सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस
सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस। और उस सेटलमेंट में क्या हुआ है, 1.5 मिलियन की पेनल्टी इंपोज की गई है। मुझे बताओ कि सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर द रिपोर्टिंग बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, ऐसा ही है, बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन सच इवेंट शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू IAS 10। चलो चलो IAS 10 के पास चलो। IAS 10 क्या कहते हो तुम? IAS 10 कहता है, देख दादा, या तो ये वो होगा या तो ये वो होगा। ये वो क्या है? वेरी गुड, एडजस्टिंग इवेंट होगा, फिर या फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। या तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या फिर ये नॉन एडजस्टिंग। सर कैसे पता चलेगा कि एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? देखना अभी डेफिनेशन लिखवाई ना, अगर उस इवेंट के एविडेंसेस, हिंट, इंडिकेटर्स रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते हैं तो ये एडजस्टिंग है। चलो चेक करके आते हैं। यार क्या इस कोर्ट केस के कोई हिंट मौजूद थे? सर बिल्कुल मौजूद थे, पूरा कोर्ट केस मौजूद था, बल्ली आपके ऊपर थी लेकिन आपने इग्नोर कर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या इस कोर्ट केस के हिंट, इंडिकेटर्स, सिम्टम्स, एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट में मौजूद थे? यस सर बिल्कुल मौजूद थे। तो IAS 10 कहता है कि जब इस कोर्ट केस के हिंट, इंडिकेटर्स रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद थे तो तुझे रिपोर्टिंग डेट पे इसकी एंट्री बना लेनी चाहिए थी, लेकिन तेरी नालायकी कि तूने उसको रिकॉर्ड ना किया। खैर कोई मसला नहीं, ये एडजस्टिंग इवेंट है। कौन सा इवेंट है ये? तो करूं क्या? तो बोला ना रिकॉर्ड कर, बोला ना क्या कर, इसको एडजस्ट कर। कैसे एडजस्ट करूं? कहता है कि इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट, तुम्हें इसी ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करूं? कहता है एंट्री बना। क्या एंट्री बनेगी? पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट और पेनल्टी पेबल क्रेडिट। इट्स ओके, 1.5 मिलियन से। जी क्या ये बात सुन रही है इसके अंदर? जी क्या ये बात सुन रही है? तो वो कहानी सुन रही है कि इसके एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते हैं। यस सर बिल्कुल करते हैं, क्योंकि सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, सर इसके एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते थे। तो इसलिए कौन सा इवेंट है ये? एडजस्टिंग। अच्छा एक मिनट होल्ड ऑन, एक मिनट, इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगी बात। इधर देखिएगा प्लीज, इधर सुनिएगा जरा। रिपोर्टिंग डेट है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग 31 दिसंबर 2019। बदतमीजी की, कोर्ट केस फाइल हुआ, लेकिन ये बदतमीजी की हमने जनवरी में। कब की हमने? जनवरी 2020 में कोर्ट केस फाइल हो गया, कोर्ट केस स्टार्ट हो चुका है। जज अंकल बिल्कुल फारिग बैठे हुए थे और 31 जनवरी को फैसला सुना दिया। कब फैसला सुना दिया? 31 जनवरी को। अगेन सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस, सेटलमेंट ऑफ अ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। कौन डील करेगा बोलो, कौन डील करेगा? IAS 10 बता क्या करूं? कहता है या तो ये वो है या तो ये वो है। वो अच्छा, क्या इस इवेंट के, अब बताओ क्या इस इवेंट के कोई एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते थे? सर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इतना बदतमीज इंसान हूं। हाँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। इसका मतलब यह है कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे कोई कोर्ट केस एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बताओ ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्या ये बात सुन रही है इसके अंदर? अब सुन रहा है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अगर उसकी कोई भी एविडेंस, कोई हिंट, कोई इंडिकेटर, कोई रिलेटेड अगर आपके पास इवेंट मौजूद हो रिपोर्टिंग डेट पे, तो वो एडजस्टिंग इवेंट है और उस एडजस्टिंग इवेंट को आपने रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज अंडर कंसिडरेशन। क्या ये बात सुन रही है इसके अंदर? हेलो, यहां तक इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। जरा यहां तक इसको प्लीज नोट कर लें। बुक्स किस किसने लेनी है? बुक्स किस किसने लेनी है? क्या चले आए जरा IAS 10 रीड करते हैं जरा। पेज नंबर 24। जिनके पास बुक्स हैं, जिन्हों के पास बुक्स हैं वो बुक्स निकालें, जिनके पास नहीं है वो ऑडियो से काम चलें। फोटो कभी नहीं मिलेगी अब, ठीक है, पैसे पूरे हो गए। पेज नंबर 24 आगे सब कुछ लोग जी पढ़ेगा जरा। पेज नंबर 24, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड।
जी, पहली बात क्या कह रहा है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स व्हिच आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। हो सकता है कि वो फेवरेबल हो सकता है वो अनफेवरेबल हो। आगे अंडरलाइन कीजिएगा, दैट अकर्स बिटवीन दी रिपोर्टिंग डेट, जो रिपोर्टिंग डेट के बीच में अकर हो रहे हैं। आगे जी, यानी कि दो डेट्स के बीच में जो इवेंट्स होंगे वो आपके पास क्या है, वो IS 10 के अंडर IS 10 के स्कोप में कवर किए जाएंगे। आगे जी, दो तरह के इवेंट्स हैं हमारे पास जो इन बिटवीन इवेंट्स हो रहे हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, कुछ कहलाएंगे एडजस्टिंग इवेंट्स और कुछ कहलाएंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। जी पढ़ेगा जरा आगे। जी, यानी कि कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जिसके एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते होंगे और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, कौन से इवेंट्स कहलाएंगे ये एडजस्टिंग इवेंट्स। एंड आगे हाँ, और कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिनके एविडेंसेस अराइज होंगे आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, और तो उनको हम कौन सा इवेंट कहेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जी आगे जी, अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट है तो दिस विल कॉज एन एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको उसकी एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आगे ठीक है, डिस्क्लोजर्स के बारे में आगे चल के देखेंगे। फिर आगे हाँ, ऐसे इवेंट्स जिसके एविडेंसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट ना करते हो तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ जरा। खैर ये ट्रीटमेंट बता रहा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलेगा जरा। फिर पहली एग्जांपल, द सेटलमेंट ऑफ अ कोर्ट केस, कब, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। आगे जी, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के ऊपर कंपनी के ऊपर ऑलरेडी ऑब्लिगेशन अराइज हो चुकी थी, कंपनी के पास ऑलरेडी एविडेंसेस एग्जिस्टेंस मौजूद थी, यानी कि उस इवेंट के एविडेंसेस एग्जिस्ट करते थे। आगे अच्छा, एक टर्म आ रही है बैंकक्रप्सी। बैंकक्रप्सी क्या मतलब होता है? बैंकक्रप्सी का क्या मतलब होता है? हाँ, बैंक में पैसे खत्म हो जाए, गुड, किसी के पैसे खत्म हो जाएं, लीगल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता। अच्छा, बैंकक्रप्सी का मतलब क्या है या इसका सिचुएशन क्या होती है? इस एग्जांपल को समझने से पहले थोड़ा सा को आपने समझना पड़ेगा। अब्दुल हसीब एक कस्टमर था, उस कस्टमर से मुझे लेने थे 10 लाख रुपए। कितने लेने थे? खैर इसकी शक्ल तो नहीं थी पे करने वाली, लेकिन खैर कस्टमर था, मुझे उस कस्टमर से 10 लाख रुपए लेने थे, दैट इज $1 मिलियन। मुझे, या डॉलर ज्यादा हो जाएगा, 1 मिलियन रुपीस लेने थे। कितने लेने थे मुझे? 1 मिलियन रुपीस मुझे अब्दुल हसीब से लेने थे, रिकवर करने थे। क्यों? फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, मैंने उसको उधार पे माल बेचा था। तो ये मेरे लिए क्या है? ये अकाउंट रिसीवेबल। क्या कहलाएगा ये? अकाउंट। मैंने इसको 3 महीने का टाइम दिया था कि अब्दुल हसीब मुझे 3 महीनों के अंदर ये पेमेंट कर देना। अब्दुल हसीब ने कहा था डन हो गया, कर दूंगा पेमेंट। 3 महीने गुजर गए, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। अब्दुल हसीब है कि शक्ल दिखाने को तैयार ही नहीं। मैंने जवाद से कहा कि जवाद जाओ और जाके देख कर आओ कि अब्दुल हसीब पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। जवाद भागता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। जवाद की हालत खराब है, सर फातिहा पढ़ ले। मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल कह रहा है सर, मैं ऑफिस गया था, ऑफिस बंद था। मैंने खैर यार, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था उसका, हो सकता है कि उसने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया, जमजमा वगैरह पे चला गया। सर मैं इसके घर पे भी गया था, वहां पे भी ताला लगा हुआ है। मैंने यार बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हो सकता है कि अपनी बीवियों और अपने बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर पे गया हो। सॉरी, हो गया, वाइस वर्सा हो गया। हो सकता है बीवी और बच्चों के साथ वर्ल्ड टूर पे जो है गया हो। मॉरिशस तो क्या हुआ? स्पेलिंग नहीं आती मॉरिशस की, तो क्या हुआ? जा तो सकता है। अच्छा खैर, तो बोला सर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर वो वर्ल्ड टूर पे भी नहीं गया। अब्दुल हसीब जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, आजकल वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। क्या कर रहा है वो? अबे तेरी, मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन जॉब कर रहा है। हाँ,
सर और मोर सरप्राइजिंगली ये जो आजकल जॉब कर रहा है ये कहां पर होता है पता है? ये मस्जिद के बाहर होता है। कहां पर होता है ये? कहां पर होता है ये? मस्जिद के बाहर बैठा होता है और बहुत एहतमाम से और बहुत ही इंतजार में बैठता है, नमाज के नमाजियों के इंतजार में बैठा होता है। क्या मतलब? क्या मतलब? सर अब्दुल हसीब हो चुका है पीबी। क्या हो चुका है? पीबी। पीबी स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल भिखारी। प्रोफेशनल भिखारी। यार अब्दुल हसीब ये हुआ कैसे तेरे साथ? अब सुनो जरा इसकी दुख भरी दास्तान। सुनो सुनो, अब सुने नहीं इसे। सर अब्दुल हसीब सुना रहा है कि ये कहानी है 2017 की। 2017 में मेरे बिजनेस के हालात कुछ खराब होना शुरू हो गए, लॉसेस होना शुरू हो गए। मैंने उधार पे माल लेना शुरू किया लोगों से, और जब मैंने उधार पे माल लेना शुरू किया, बिजनेस किया, लेकिन कोई एज सच मुझे सक्सेस नहीं मिली। अगेन मेरे हालात डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गए, और 2018 के अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा डेट हो चुका था, एसेट्स नहीं थे, सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। हर शख्स मेरे पास उधार मांगने के लिए आता, कोई थप्पड़ मार के जाता, कोई जूते मार के जाता, कोई धक्का दे जाता, कोई क्या तो क्या, कोई कीचड़ उड़ा के चला। मतलब देख रहा है अब्दुल हसीब जा रहा है, वो बाइक वहीं से घुसड़ी, बिल्ली मारे और कीचड़ उड़ा गया। अजीब जिंदगी, बिल्कुल दिल चाह रहा था खुदकुशी कर लूँ कहीं पे। ऐसे में किसी एक इंटेलिजेंट बंदे ने मशवरा दिया कि तुम खुदकुशी, एक्सक्यूज मी प्लीज, चले मत। अच्छा, मशवरा दिया कि एक काम करो कि तुम खुदकुशी ना करो, तुम कोर्ट पे चले जाओ। कहाँ पे चले जाओ? सर हालात खराब है, कहाँ कोर्ट मैरिज करूंगा? अबे मैरिज के लिए नहीं कह रहा, कोर्ट के लिए कह रहा हूं कि तू जा और अपने हालात बता जज अंकल को। अच्छा करेंगे क्या? तू बता तो सही। अब्दुल हसीब ने अपनी पूरी हालात, अपनी दास्तान सुनाई। जज की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। जज ने कहा कि बस अब्दुल हसीब बस, आज के बाद जितने तेरे एसेट्स हैं सब तू हमें हैंडओवर कर दे। और जज एक बंदा हायर करेगा, उस बंदे को कहा जाएगा ऑफिशियल रिसीवर। क्या कहा जाता है इसको? ऑफिशियल रिसीवर। इस ऑफिशियल रिसीवर को एक टास्क दिया जाता है कि तुम इस पर्टिकुलर पर्सन के तमाम तर एसेट्स को पहले तो फाइंड आउट करो, कोई हिडन एसेट्स तो नहीं है, और उन तमाम एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर लो, जब्त कर लो, अपनी कस्टडी में ले लो। गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले लेगी। तो जो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज द ऑफिशियल रिसीवर, ये इस कस्टमर की तमाम तर एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर लेगा, जब्त कर लेगा, अपनी लीगल कस्टडी में ले लेगा। सर ये काम ऑफिशियल रिसीवर ने करना शुरू कर दिया। जो भी प्रॉपर्टी थी, कैश, बैंक बैलेंस, एसेट, कोई बिल्डिंग थी या कोई फ्लैट था, वो सब ऑफिशियल रिसीवर ने कॉन्फिस्केट कर लिया। अब इसके बाद ऑफिशियल रिसीवर अब्दुल हसीब की लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेगा, इसकी लायबिलिटीज कितनी है। लेट्स से कि अब्दुल हसीब के जो टोटल एसेट्स थे वो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 60 मिलियन के, और इसकी जो टोटल लायबिलिटीज आ रही है वो आ रही है 100 मिलियन की। अब मुझे एक बात बताएं कि इसके टोटल एसेट्स से क्या इसकी पूरी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जा सकता है? नहीं। अब ऑफिशियल रिसीवर इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करेगा कि हर क्रेडिटर को, हर सप्लायर को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए। ये डिस्ट्रीब्यूशन अब्दुल हसीब नहीं करेगा। कौन करेगा? ये ऑफिशियल रिसीवर। फॉर एग्जांपल इसकी अगर 6 लाख हैं तो उसको 2 लाख रुपए दे दिए, इसकी अगर 8 लाख है तो उसको 4 लाख या 3 लाख दे दिए, ताकि हर क्रेडिटर को कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए। अब जब ये हो जाएगा तो इसके एसेट्स खत्म हो जाएंगे। क्या लायबिलिटीज सारी खत्म हो जाएंगी? लायबिलिटीज अभी भी कितनी ड्यू है? 40 मिलियन की। सर अब ये 40 मिलियन की लायबिलिटीज का क्या होगा? अब कोर्ट जब ये सारी सेटलमेंट हो जाएगी, ऑफिशियल रिसीवर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, तो कोर्ट यहां पर अब्दुल हसीब को एक सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? अच्छा, अब ये सर्टिफिकेट एसीसी का है? नहीं, ये है सर्टिफिकेट COB, सर्टिफिकेट ऑफ बैंकरप्टेसी। सर्टिफिकेट ऑफ बैंकरप्टेसी क्या मतलब? आज के बाद अब्दुल हसीब हो चुका है सर्टिफाइड भिखारी। कौन हो चुका है? सर्टिफाइड भिखारी का मतलब क्या है कि अगर कल को कोई आता है और कहता है कि अब्दुल हसीब ला मेरे पैसे दे, अब्दुल हसीब चौड़े में अपनी जेब से निकालेगा क्या? हाँ, गन्नी निकालेगा। क्या निकालेगा? सर्टिफिकेट ऑफ बैंकरप्टेसी। वो कहेगा चेक कर दादा, तेरा भाई आज से COB है। COB स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड भिखारी है। इसका मतलब ये है कि अब इसके ऊपर जो रिमेनिंग लायबिलिटी वो वेव कर दी गई।
गवर्नमेंट उसकी लायबिलिटी को वेव कर देता है। नाउ आज के बाद ये कोई लीगल एग्रीमेंट्स नहीं कर सकता, वो एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सर ये इतनी लंबी कहानी क्यों कर रहे हैं आप, क्या 2:45 बजे का इंतजार कर रहे हैं? अरे ना रे ना क्या सर इतनी बड़ी कहानी क्यों की आपने, गौर से सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो COB मिला है, इसको COB मिला है, क्या ये सर्टिफिकेट ऑफ बैंकरप्टेसी मिलने का जो ड्यूरेशन है 1-2 दिन का है? सर ये 1-2 दिन की कहानी है, ये महीनों की कहानी है, ये महीनों की कहानी है। यानी कि अगर कोई कस्टमर आज बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो रहा है, इफ वन ऑफ द कस्टमर हैज गॉन बैंकक्रप्ट, अगर आज वो बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया जा रहा है कोर्ट की तरफ से, तो IAS 10 इस बात को समझा रहा है कि देख भाई, ये बैंकक्रप्टेसी जो आज किसी कस्टमर की डिक्लेयर हुई है, इट्स नॉट द ओवरनाइट सिचुएशन, ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, बल्कि ये सिचुएशन जो आपके पास आज बैंकक्रप्टेसी डिक्लेयर हुई है, सर ये आपके पास एक लॉन्ग जर्नी है कि कोई भी कस्टमर रातों रात बैंकक्रप्ट नहीं होता, कोई भी कस्टमर रातों रात बैंकक्रप्ट नहीं होता। उसके ऊपर IAS 10 ने एग्जांपल दी। अब एग्जांपल सुनिएगा जरा, एग्जांपल क्या है कि IAS 10 ये कहता है कि फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका एक रिपोर्टिंग डेट है एंड रिपोर्टिंग डेट इज 31 दिसंबर 2017, इस दिन तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जब तुम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पे याद करो, तुमने प्रोविजन फॉर बैड डेट के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? तुम्हारे क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये काम था कि तुम्हारे तमाम कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग करे, तुम्हारे तमाम कस्टमर्स की क्रेडिट रेटिंग करे और ये देखे कि क्या तुम्हारा कस्टमर तुम्हें अमाउंट पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये काम था कि अगर तुम्हें लगे कि तुम ये अमाउंट रिकवर नहीं कर पाओगे तो उसका प्रोविजन बना ले। क्या बना ले? या फिर उस डेट को राइट ऑफ कर दे। लेट्स से कि तुमने रिपोर्टिंग डेट पे कोई भी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया, तुमने इस कस्टमर से रिलेटेड कोई प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किया और अचानक 3 मार्च 2018 को तुम्हें खबर मिली कि वन ऑफ द कस्टमर हैज गॉन बैंकक्रप्ट, उसको सर्टिफिकेट ऑफ बैंकक्रप्टेसी पकड़ा दिया गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ बैंकक्रप्टेसी मिल रहा है, दैट इज द कस्टमर हैज गॉन बैंकक्रप्ट कब? आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। ये जो कस्टमर बैंकक्रप्ट हुआ है, क्या ये रातों रात हुआ है? IAS 10 कहता है क्या इसके कोई एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते थे? यस सर करते थे। तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट झक मार रहा था, करते थे। देखना इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनाई? क्या इसके हालात रातों रात खराब हुए? नहीं सर, इसके हालात तो पहले से खराब थे। काश कि तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रॉपर इवैल्यूएशन करता, कस्टमर को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करता, उसकी फाइनेंशियल ट्रेडिंग को देखता, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखता, तो शायद तुम ये बैंकक्रप्टेसी की जो अमाउंट है या जो तुम्हारी लॉस की अमाउंट है, ये तुम रिपोर्टिंग डेट पे ही रिकॉर्ड कर चुके होते। तो इट मींस बैंकक्रप्टेसी ऑफ अ कस्टमर, IAS 10 के वर्ड्स कह रहा हूं, bankruptcy of a customer usually confirms that loss existed at the reporting date. क्या कहा IAS 10 ने? IAS 10 ने वर्डिंग में क्या कहा? Bankruptcy of a customer usually confirms that the loss existed at the reporting date. कि ये loss reporting date पे exist करता था। इतना कंफर्म के साथ क्यों कह रहे हो? क्योंकि कोई भी कस्टमर रातों रात बैंकक्रप्ट नहीं होता। इट्स अ प्रोसीजर फॉर मंथ्स। बहुत और कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि अगर कोई बड़ा कस्टमर हो तो सालों लग जाते हैं उसकी बैंकक्रप्टेसी डिक्लेयर होने में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आज कोई कस्टमर यहाँ पर बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो रहा है तो उसके एविडेंसेस रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करते थे। काश कि तुमने प्रॉपर इवैल्यूएशन कर ली होती, तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिसीवेबल डिपार्टमेंट इफेक्टिव होता, तो शायद इसका प्रोविजन या राइट ऑफ रिपोर्टिंग डेट पे रिकॉर्ड कर लिया होता, लेकिन नहीं किया। अब पता चला। खैर कौन सा इवेंट है ये? कौन सा इवेंट है ये? एडजस्टिंग इवेंट। तो क्या करूं? तो कहता है अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो इस एडजस्टिंग इवेंट को तुम रिकॉर्ड कर लो, रिकॉग्नाइज कर लो। कैसे रिकॉर्ड करूं? एंट्री बनाओ। क्या? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, जो भी अमाउंट से तुम्हारा लॉस हुआ है। क्या ये बात समझ में इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है? सो दैट वाज द एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ऑफ IAS 10। एडजस्टिंग इवेंट की दूसरी एग्जांपल है जो IAS 10 ने यहां पर दी कि बैंकक्रप्टेसी ऑफ अ कस्टमर after the reporting date usually confirms that the loss existed at the reporting date, कि ये loss reporting date पे already exist करता था। तुम्हारा क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट इफेक्टिव नहीं था जिसकी वजह से उस लॉस को कैलकुलेट या रिकॉर्ड नहीं कर पाया।
क्या है बात हमारी इसके अंदर, यहाँ तक नोट करें फिर हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं जरा। अच्छा प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, जवाद अपनी खूबसूरत आवाज में पढ़े जी, पढ़ेगा जरा जवाद प्लीज। द बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर, आगे हाँ ये बैंकरप्सी कब हो रही है, आफ्टर दी रिपोर्टिंग डेट। आगे जी यूजुअली कंफर्म्स दैट द लॉस एग्जिस्टेड एट द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि ये आपके पास लॉस ऑलरेडी रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करता था, लिहाजा इट्स एन एडजस्टिंग इवेंट और उसकी हम एंट्री बनाएंगे क्या, बैडेड एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी आगे की एग्जांपल्स करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।